Okay, so we were discussing stage fright, and there are a lot of symptoms we have discussed. And similarly, I think there is an assignment for you, कि आपने अपने बारे में लिखना है। कुछ इस तरह की कुछ असाइनमेंट थी, एक पेजर, वो सबने लिखी होगी, और वो मुझे आज सबमिट कर दें, ठीक है? मैंने आपको ठीक कोई है एक सर। छोटा सा काम दिया था, मुझे डू स्टेज यू सफर फियर्स। फ्रॉम दीज साइंस, कुछ ठीक है। बहरहाल, लेक्चर एंड होने के बाद आप मुझे पर्सनली जो है ना, ग्रुप में ना करें, मुझे, मैं आपको बल्कि ईमेल एड्रेस नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप, जो मेरा नंबर है ना, उस पर पर्सनली मुझे कर दे, क्योंकि आपकी जो इस तरह की रिपोर्ट है वो पर्सनली हो सकती है। ओके, सो in today's class we will discuss what are the causes of stage fright. Here we have some examples as a cause of stage fright, that inadequate preparation. Yes, of course, in last class we have discussed that कि जब हमारे कोई proper preparation नहीं होती, तो हम स्टेज पे जाके कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते, हमें पसीना आ जाता है, हमें बहुत सारे जो और सिम्टम्स हैं वो फील होना स्टार्ट होते हैं। फिर है फियर ऑफ बीइंग जज्ड, या दिस इज द मेन कॉज। इसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसको ये एक बाइस है, बाइसनेस है। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में जब पहले दिन आते हैं, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको ही देख रही है, बाकी किसी और को नहीं देख रही। हालांकि ऐसा नहीं होता। हकीकत में क्या होता है कि वो आपकी, ये एक फियर होता है कि मुझे कोई जज ना कर ले। तो जो फियर ऑफ बीइंग जज्ड है, दिस इज द मेन कॉज, यू कैन से वन ऑफ द मेन कॉज, कि आप जब स्टेज पे जाते हैं तो आपको फियर फील होता है कि हालांकि वहां पे कोई आपको जज करने के लिए बैठा नहीं हुआ, ठीक है। अनफेमिलियरिटी विद ऑडियंस और एनवायरनमेंट, या ऑफ कोर्स, जैसे कि आप लोग अभी तक कॉलेजेस में पढ़ते रहे हैं, वहां पे प्रेजेंटेशंस वगैरह नहीं होती थी। अब आपके लिए एक नया एनवायरनमेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप होते तो आपके लिए एक नया एनवायरनमेंट था, जहाँ पे आप लोगों ने आगे प्रेजेंट करना था, नए ऑडियंस थी आपके लिए। फर्स्ट डे, लेकिन जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास होती है, और आपको टीचर कहता है कि ओके, लेट्स इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो वहां पे जब आप अपने आप को सिंपल इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फियर फील होता है। क्यों फियर फील होता है? क्योंकि वहां की जो ऑडियंस है वो आपके लिए वो फेमिलियर नहीं है उस वक्त, क्योंकि आप फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम आप उन लोगों से मिल रहे हैं, और जो एनवायरनमेंट है वो भी आपके लिए फेमिलियर नहीं है, ठीक है। लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स। इन एडिक्वेट प्रिपरेशन में तो ये हो सकता है कि आपके पास नॉलेज है, लेकिन आपने उसको प्रिपेयर सही नहीं किया। लेकिन जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब तो आप कुछ भी नहीं बता सकते। लेट्स सपोज मुझे कोई कहे कि यार, यू आर पीएचडी स्कॉलर, और आप आके एटॉमिक एनर्जी के ऊपर जो है ना लेक्चर दे दें। मुझे क्या पता कि एटॉमिक एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है, मुझे क्या पता? मुझे तो इन चीज़ों का नहीं पता। जब मेरे पास नॉलेज ही नहीं होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा? तो इस वजह से जो है ना, चाहे मैं जितना भी कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जब मैं वहां पे जाऊंगा स्टेज पे, तो मुझसे वो चीज डिलीवर नहीं होगी, बेशक मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दे दी गई हो, क्योंकि मेरे पास नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में। ओके, फियर ऑफ अननोन, ठीक है। फियर ऑफ अननोन का यहाँ पे मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है। जैसे ऊपर जो है ना, वहां पे तो आपके पास लेक ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे जो चीजें हैं वो बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए अननोन है। लेक ऑफ नॉलेज का मतलब यह है कि एक चीज है जिसको आपको पता है कि ये चीज मौजूद है, लेकिन अननोन का मतलब यह है कि एक ऐसी चीज जिसका आपको पता ही नहीं है। अमाद, मैंने आपके अटेंडेंस लगा दी है, ठीक है। ओके, तो फियर ऑफ अननोन यहाँ पे है कि एक चीज जो है वो आपके लिए सामने एकदम से आके
आ जाती है और आपको बिल्कुल उसके बारे में 1% भी कोई इल्म ना हो। मतलब आपको उस जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके पास एक मतलब एक बीमार है, उसको लेके जाते हैं, वो एकदम एक ऐसी बीमारी का नाम ले लेते हैं कि जिसको आपको कोई इल्म ही ना हो, अननोन हो आपके लिए। तो फियर ऑफ अननोन ये है। लेकिन जो ऊपर लेक ऑफ नॉलेज है, जैसे कि मैंने कहा, अब मुझे एटॉमिक एनर्जी का तो पता है लेकिन उसके रिलेटेड नॉलेज मेरे पास नहीं है। ठीक है। एंड नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस, यस, हो सकता है लास्ट टाइम आपका जो एक्सपीरियंस हुआ जब आप स्टेज पे आए या उन लोगों से आपने बात की थी, तो आपका जो एक्सपीरियंस था बहुत नेगेटिव था। फॉर एग्जांपल, ये मेरी क्लास है, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझसे पहले जो आपको एक टीचर ने पढ़ाया, कोई भी टीचर है, वो इंतहाई स्ट्रिक्ट टीचर था। वो आपको हर बात पे डांटता था, डांट डबड़ करता था, बेइज्जती करता था, ठीक है ना, मार्क्स देता था। तो हालांकि ऐसी कोई वजूहात नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब जब आप मेरे पास आए, क्योंकि उस टीचर ने आपके साथ ज्यादती की, तो अब आप जब मेरे पास आए तो आपके माइंड में वो पास नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मौजूद है, जिसकी वजह से आपको फियर फील होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक जो एग्जांपल दी वो स्टेज की नहीं दी, लेकिन अगर आप इसको स्टेज के साथ रिलेट करें तो आपको समझ आ सकती है इन चीज की। ठीक है ना। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द कॉज ऑफ स्टेज फ्राइट। ओके, so here strategies to decrease stage fright. अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिससे हम स्टेज फियर को कम कर सकते हैं, सिर्फ नाम बताएं मुझे, डिटेल में ना करें। जी आकाश। सर प्रिपरेशन एक तो जो सब्जेक्ट हो जो ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके लिए प्रिपरेशन ओके, अच्छी बस होनी चाहिए एक हमारी। एक ही आपने बताना है, ठीक है। आकाश ने कहा कि प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक, द सब्जेक्ट जिसके बारे में आपने जाके बताना है। ओके, जी हमजा। सर हमें कॉन्फिडेंस भी अपना बूस्ट अप रखना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है अगर आप किसी स्टेज पे जाते हैं और वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। कॉन्फिडेंस, ओके, कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, ठीक है ना। इसको कहते हैं कि आपकी जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ एफिकेसी है, वो हाई हो। आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। ओके, और कोई? सर स्पीच की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, मीन्स के रिहर्सल वगैरह करनी चाहिए। ओके, रिहर्सल करना चाहिए। एक थर्ड हमारे पास आया कि हम इसको तब डिक्रीज कर सकते हैं, प्रिपरेशन तो हो गई, आपने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन आपने जब रिहर्सल ही नहीं किया तो क्या कैसे हो सकता है। तो रिहर्सल भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जो काम भी होता है उसमें प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। ओके, प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। और सर अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जी, अपनी एबिलिटी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर। ओके, ये हो गया। मतलब कोई न्यू, मतलब जो इसके अलावा कुछ हो। जी सना। सर मतलब इसके ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब इससे जब आप जाते हैं स्टेज पे उससे पहले ना आपको अपना जो जो भी आपने प्रैक्टिस की हुई है किसी ऐसे फ्रेंड के सामने या मतलब फैमिली में जिसके सामने आप कर सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, आपका फियर थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, मतलब आपको रिहर्सल ऑडियंस करना का सर, चाहिए किसी बंदे के सामने जो आपके साथ फेमिलियर हो। ओके, जी सर। ठीक है। और ऑडियंस का पता हो आपको कि आपकी ऑडियंस कौन है। ओके, अगर आप जाने से पहले उस ऑडियंस का पता कर लें तो आप स्टेज फियर को कम कर सकते हैं। ओके, सर अगर आपसे कोई मिस्टेक, अगर स्टेज पर अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी तो उसके ऊपर फोकस नहीं करना। क्या ओके, कहते हैं, ये भी ठीक है ना? सॉरी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही हसन अली। मतलब अगर स्टेज पे आकर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो फिर आप उस पर फोकस नहीं करें, वो भी ये भी बेहतर है ना पॉइंट। सॉरी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ कि ना
स्टेज पे आके ना अगर उससे कोई मिस्टेक हो भी जाती तो उसके ऊपर फोकस ना करे। ओके ओके, मतलब कि अपनी गलतियों को ज्यादा जो है ना वो स्टेज पे आके अपनी गलतियों पे फोकस ना करें, अपने आने वाले अल्फाज पे फोकस करें, यस सर। मतलब अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, अपनी गलतियों पे फोकस ना करें, ठीक है। और सर ये सर कि सर ये सोचने से पहले कि मतलब हम जाके ये सोचे कि क्या होगा क्या होगा, इस सोचने से ज्यादा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा, और नेचुरल ज्यादातर रहना चाहिए, जोक्स ओके क्रैक करने चाहिए। ओके ओके, मतलब सर कि बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स होनी रखनी चाहिए। चाहिए। ओके कैसे? जी, नेक्स्ट। सर बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ओके, मतलब अपने बॉडी को अपने कंट्रोल में करना चाहिए थोड़ा। ओके, और सर जिसने एक ये दफा सोचना बता दिया वो चाहिए। दोबारा ना बताएं ताकि सबका नंबर आए। ओके, और सर स्टेज पे ऑडियंस के आई टू आई कांटेक्ट ना रखें। अपना माइक जरा करीब कर लें। सर मैंने कहा कि आई टू आई कांटेक्ट के साथ ऑडियंस ओके के साथ ना रखें। ओके, आई कांटेक्ट को जो है ना वो मेंटेन करना चाहिए, तब जाके आपके जो फियर है वो कम हो सकता है। आपको उन चेहरों में से एक ऐसा चेहरा ढूंढना चाहिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफर करे। ओके, ठीक। एनीवन एल्स? चलें, ये तमाम चीज़ें जो है ना मैं समझ गया हूँ और अप्रिशिएबल है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छी कमेंट्स दिए। अभी मैंने ये नहीं देखा कि आगे स्लाइड्स में क्या है क्या नहीं है। डेफिनेटली जो आपने चीज़ें बताई हैं इन्हीं के इर्द गिर्द चीज़ें होंगी, लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो कुछ और कहती है, एक चीज़ और कहती है जो शायद आपको कहीं भी ना मिले, जिसको कहते हैं वैल्यू एट रिस्क, वार, VAR, वैल्यू एट रिस्क। कि सबसे बुरा आपके साथ क्या हो सकता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। कि जब आप इसके लिए रेडी हो जाए ना कि सबसे बुरा आपके साथ क्या हो सकता है, तो इट्स मीन कि आप मेंटली, फिजिकली, ठीक है ना, बिल्कुल रेडी हो जाएंगे जब आपको ये पता हो कि सबसे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। तो इस चीज को जरा एक, मतलब आप लोगों ने कहा पॉजिटिव वाइब्स, ये मतलब आपने काफी माशाल्लाह अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दी, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, आप एक काम के लिए जा रहे हैं, वो काम हुआ या ना हुआ एक अलग बात है, लेकिन आप ये सोचें कि सबसे बुरा, सबसे वर्स्ट मेरे साथ क्या हो सकता है। जब आप सबसे वर्स्ट को टारगेट करते हैं ना कि ये मेरे साथ हो सकता है, तो आपको किसी चीज से डर नहीं लगता फिर। जैसे कि इंसान कहे कि मैं लेट सपोज एक काम करना स्टार्ट किया, हाँ चलें, अब बंदा कहे कि मैं ये रोड क्रॉस कर रहा हूँ, सबसे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है? सबसे बुरा ये हो सकता है कि रोड क्रॉस करते हुए आपका एक्सीडेंट हो के आप मर सकते हैं, मतलब मर सकना ये सबसे बुरा वर्स्ट हो सकता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि अगर हम मर सकते हैं तो मरना तो एक दिन वैसे भी है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हम प्रिपेयर होंगे पहले से उसके लिए कि सबसे बुरा जो है ना हमारे साथ ये हो सकता है। ओके, तो आगे देखते हैं स्ट्रेटेजीज में हमारे पास क्या क्या मौजूद है। जी हमजा। सर इसमें बहुत अच्छी बात आपने बताई है और कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस भी हैं कि इस तरह की चीज़ें मैं कर चुका हूँ एंड इट वर्क्स। लेकिन अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो ये एक नेगेटिव वाइब नहीं है, लाइक आप स्टार्ट में ही आप नेगेटिव सोच रहे हो तो मतलब मैंने, ये एक जी सेपरेट जी, एक चीज़ है। मैंने आपको यही कहा कि आप लोगों ने पॉजिटिव वाइब्स की बात की, ये उसके अगेंस्ट में बात करूंगा, मैंने थोड़ी देर पहले बात आपसे की है, ठीक है। बेशक ठीक आप है। इसको नेगेटिव लें, लेकिन ये आपकी कॉन्फिडेंस को और आपके माइंड लेवल, माइंड सेट को इंक्रीज करने के लिए एक
टैक्टिक है। जैसे कि एक बिजनेस बंदा स्टार्ट करता है तो सबसे बुरा क्या हो सकता है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट लगाया है वो इन्वेस्टमेंट, मतलब ज्यादा ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट ही जा सकती है ना, और क्या हो सकता है। ठीक है ना। जब आप मेंटली एक चीज के लिए खुद को तैयार कर लो ना, तो फिर आपके पास कुछ बुरा नहीं होता। बुरा तब होता है जितनी भी आपने कॉजेस पढ़ ली, वो तमाम कॉजेस आप एक दफा देख लें, वो तमाम कॉजेस इसीलिए है क्योंकि आपने खुद को मेंटली उस चीज के लिए तैयार नहीं किया। हर चीज का ताल्लुक आपके मेंटेलिटी के साथ है, ना कि आपके एक्शन के साथ है। जब आपका मेंटल लेवल ठीक होगा तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। जी सर, किसी ने कुछ कहना हो इस पे? ओके। अभी आपको मेरी बात जो जिसने हमजा ने आई थिंक कुछ कहा था, तो हमजा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर आपको जी सर, अगेन बिल्कुल। मतलब मुझसे कोई इसमें परसेप्शंस पे इख्तिलाफ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। मे बी आप कुछ और सोच रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। नहीं सर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने बिल्कुल बात की है, जो एक स्टेटमेंट आपने दी है कि वैल्यू ऑफ रिस्क, वैल्यू एट रिस्क, सॉरी, तो वो बिल्कुल वैल्यू बात एट ठीक है। रिस्क। मैं इन जनरल जो है वो एक बता रहा था कि इस तरह भी कुछ लोग सोचते हैं, या शायद मैं भी सोचता हूँ। बिल्कुल मतलब ये अगर होना एक चाहिए। पॉजिटिव चीज बंदा, जी, हर तो चीज दूसरे पॉजिटिव हैंड पे भी सोचते जो हो है ना, वो जब हर चीज पॉजिटिव सोचते हो ना, तो एक छोटी सी गलती आपको बिल्कुल डाउन, मतलब कि बहुत नीचे तक गिरा देती है, क्योंकि आप उस चीज के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, रिजवान साहब अभी आए हैं, तो इनको मैं आई थिंक इन्होंने पूरी डिस्कशन नहीं सुनी, तो ये ज़रूर कमेंट करते हैं इसके ऊपर। तो रिजवान साहब, हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करें कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिससे हम अपने स्टेज फियर को कम कर सकते हैं। सब ने अपना एक एक स्ट्रेटजी बताई, मैंने सबकी सुनी और सब ने बहुत बेहतरीन जवाब दिए, मैंने अप्रिशिएट किया। लेकिन आखिर में मैंने एक बात की कि ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले ये चीज़ सोचें कि सबसे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, सबसे वर्स्ट मेरे साथ क्या हो सकता है। अगर मैं गलत हुआ, कुछ भी हुआ, तो सबसे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। जब आप सबसे बुरे के पॉइंट तक पहुंच जाएं, तो आप उसके लिए मेंटली खुद को तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब आप खुद को मेंटली तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके एक्शंस भी बिल्कुल आपके मेंटेलिटी के मुताबिक होते हैं और आपको स्टेज फियर फील नहीं होता। जी ट्रू सर, आप ठीक कह रहे हैं सर। हाँ। इसमें सर एक स्ट्रेटजी ये भी होती है कि आई मीन इट्स नॉट टू बी कोटेड एनीवेयर, बट आप जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो just consider yourself the most knowledgeable person on that subject जिस पे आप बात कर रहे हैं, बिकॉज आप तैयार होके आए हुए हैं। आप उसके पीछे 2-3 दिनों की स्टडी होगी, कोई आपने बुक्स पढ़ी होंगी, कोई कुछ you must have read some articles on it, so you should consider yourself the most well read person in that class, because you are the most prepared on that topic for that day. Exactly. That is for sure sir. इस तरह भी आप ओवरकम कर सकते हैं स्टेज फ्राइट को। जी बिल्कुल। अगेन दिस इज रिलेटेड टू द ह्यूमन मेंटेलिटी, कि आप अगर आपने आपको तैयार किया होता है ना, तो फिर ये चीज़ उसमें आ जाती है कि आपने मेंटली, हमने स्टार्ट से एक बात की थी, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी, कि जिसमें हमने एटीट्यूड एंड बिहेवियर की बात की थी, कि जब तक आपके एटीट्यूड जो है वो आपके बिहेवियर को या एक्शंस को ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आपके जब मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर होंगे, तो आपके एक्शंस भी वेल प्रिपेयर्ड होंगे। तो आपने जो बात की कि आप मैं एक मूवी देखता था, सॉरी मूवी देखी थी मैंने, जिसमें मार्शल आर्ट्स की मूवी थी। उसमें जो उसका बॉस होता है या जो उसका गुरु होता है, वो उसको कहता है कि आप मार्शल आर्ट्स तब सीख सकते हैं जब आप ये समझें कि जो आपके सामने है ये सारे जो है वो जस्ट लाइक अ पोटैटो है। ठीक है, अगर आप उसको एज अ पोटैटो समझेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो सेम आपकी बात को मैं यहाँ पे कोट करता हूँ कि आप ये समझें कि जितना वहाँ पे नॉलेज सबसे ज़्यादा जिस बंदे के पास है वो आप है, और आपके अलावा जितना आपका ऑडियंस है उनके पास इतना नॉलेज नहीं है। दे आर जस्ट लाइक अ पोटैटो, दे आर नॉट जस्ट नॉट
like an audience, not like a human being. They are just a potato. आप उनको जाके अपना जो प्रिपेयर किया है वो सुना दें, बस बात खत्म। ओके इसके बाद जितने भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद बता दी हैं, मुझे तो इनमें से बताने की ज़रूरत भी नहीं है। फर्स्ट वन इज नो योर सब्जेक्ट वेल। ओके if you can pick a topic that you are really passionate about, it will help a lot when you talk about it to a large group of people. Yes, make sure you know all about your topic. You can be confident that your information is all accurate. Become the expert. जैसे कि सर ने बात की कि आप ये समझे कि आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, ये तब ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है जब आपको उस टॉपिक के ऊपर पूरा कमांड हो और आप एक्सपर्ट हो और आप उस टॉपिक के लिए पैशनेट हो। जैसे कि आई एम पैशनेट अबाउट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। मुझे कहीं भी कोई भी कहे ना कि आपने आज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में बात करनी है, मैं कहूँगा ठीक है, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है ना। मुझे कोई कहे कि जनाब आज आपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करनी है, मैं जाके वहां पे क्या बात करूंगा, क्योंकि वो मेरा एरिया ही नहीं है, डोमेन ही नहीं है। मैं आर्टिकल्स बुक रीड करके तो जाके कुछ प्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता जितना एक्सपर्ट मुझे होना चाहिए, जैसे मैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में हूँ। ओके सेकंड वन इज जो आपने रिहर्सल की बात की थी कि आप प्रैक्टिस करें फॉर सेवरल टाइम्स, या प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको रिहर्सल करनी चाहिए। तो यही चीज़ें उनमें प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यहाँ भी लिखा हुआ है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। और मैंने आपको जो बताया था कि आप इन फ्रंट ऑफ मिरर करें, आई कांटेक्ट रखें अपने ऊपर, क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट अपने अपने आई कांटेक्ट जो है ना वो अपने साथ मेंटेन रखते हैं, तो इट्स मीन कि आप ऑडियंस के साथ भी मेंटेन रख सकेंगे, ठीक है। जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो आप मुझे या कोई कमेंट हो आप रोक सकते हैं। पॉइंट 3 या स्ट्रेटेजी 3, रिक्वेस्ट इन ऑडियंस ऑल, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई थिंक कुछ समथिंग इलेक्ट्रॉन, आई डोंट नो इट्स दिस, इसकी मीनिंग क्या है, लेट मी चेक। लेक्टन जो है सर, ये इसको कहते हैं, ये जो आप पोडियम या डाइस्क जो है हमारा, डाइस जो है इसको लेक्टन कहा जाता है। पोडियम, ओके ओके ओके, स्टैंड या पोडियम जो है, ठीक है चलें, ओके। इट्स मीन के व्हेन एवर यू आर यू वांट टू कम ऑन अ स्टेज, सो आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे यार अगर डाइस मतलब हो तो इट विल बी अ फेवर, क्योंकि डाइस के बगैर जो है ना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई एम गोइंग टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज इन एमफिल, और मैं अपने एमफिल की थीसिस को, फाइनल थीसिस को डिफेंड कर रहा था, तो अचानक जो मेरा वेन्यू था वो चेंज हो गया दूसरे एक रूम में, और जिस रूम में चेंज हो गया था उस रूम में पोडियम नहीं था, डेस्क नहीं था, रोस्टम नहीं था, ठीक है। तो वहां पे मुझे अपनी थीसिस को प्रेजेंट करते हुए जितनी जिद्दत करनी पड़ी, आपकी सोच है। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम बेबस सा फील कर रहा था, क्योंकि अबाउट 50 to 60 एमफिल एंड पीएचडी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, 8-10 उसमें से प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, तो मुझे तो मतलब एग्जामिनर भी बैठा हुआ था, मेरा सुपरवाइजर भी बैठा हुआ था, मुझे बहुत मुश्किल मतलब फील हुई कि यार मैं कैसे डिफेंड करूंगा, क्योंकि मेरे पास उस दिन वाहिद मेरे पास रोस्टम नहीं था। तो मुझे जितना पता है ना कि मतलब, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में इसको फेस किया है कि इसकी कितनी वैल्यू है, यू कांट इमेजिन, राइट। प्री चेक एनी इक्विपमेंट यू विल नीड डेफिनेटली। अगर आप दरमियान में कोई चीज़ जो है ना आप रिक्वायर्ड करेंगे, जैसे कि स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्क्रीन हो गया, एक्सटेंशन, तो वो आपका जो एक मोमेंटम होता है ना वो टूट जाता है, राइट। तो अपने मोमेंटम
आपका मोमेंटम आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जितना ना आप में मोमेंटम हो, आपका मोमेंटम बिल्कुल स्मूथ होता है, उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस होता है और आपके अंदर एक एबिलिटी होती है टू फाइट विद द स्टेज फियर, तो वो कम हो जाती है अगर आपका मोमेंटम बीच में टूट जाए तो। बहुत कम लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो बोलते हुए एकदम चुप हो जाते हैं और दोबारा अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हैं। तो अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे जरा शेयर करें। इस बारे में आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं। आई एम आस्किंग अबाउट मोमेंटम। सर मेरा मेरा एक एक्सपीरियंस है, लेकिन वो ऐसे है कि मैं उस वक्त ना 5 क्लास में था और मैंने ना असेंबली में आके ना एक वाक्य बोलना था। वो तकरीबन कोई 3 to 4 लाइंस का था, लेकिन हुआ ऐसे था कि मैं जब आके ना डाइस पे खड़ा हुआ हूँ ना, तो जब मैंने माइक में बोला है ना, तो तकरीबन मुश्किल से एक ही लाइन बोली थी, तो माइक से जो स्पीकर से दोबारा आवाज़ आई ना, तो मेरा मोमेंटम टूट गया था उस वक्त ही। मुझे ना भूलने लग गया था सब कुछ। लेकिन फिर मैंने काफ़ी देर के बाद कोशिश की, मतलब मुझे कम से कम 5-1 मिनट लग गए वो 3-4 लाइनें बोलने में। मुझे भूल रहा था बार-बार और मैं ना उसको बार-बार रिपीट कर रहा था। फिर अचानक से मुझे याद आया, तो फिर मैंने जल्दी ऐसे ही किया कि बस सुना के निकला हूँ जल्दी-जल्दी वहाँ से। और कोई? जी, आपकी किसी की आवाज मुझे नहीं आ रही। सर मैंने जो बताया उसकी आ गई है ना आवाज़? जी जी, आपकी आ गई। स्टेज सॉरी, मोमेंटम के ऊपर डिस्कशन हो रही है हमारी। हम स्टेज फियर की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं कि आप गुफ्तगू करते हुए जब आपको दरमियान में किसी भी वजह से अपने मोमेंटम को तोड़ना पड़ता है तो क्या होता है उसके बाद? क्या आप उस मोमेंटम को कंटिन्यू रख पाते हैं या नहीं रख पाते? वैसे तो सर ये आप भी सर मतलब मतलब आप पढ़ा रहे हैं क्लास को, ये बड़ा डिपेंड करता है सर ऑडियंस के ऊपर कि whether they let you build your momentum or not sir. आउट ऑफ एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ सर कि मैं क्योंकि इंस्ट्रक्टर रहा हूँ एंड आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू फ्लाई, राइट। तो हमारी ग्राउंड क्लासेस भी होती थी, उसके लेक्चर्स भी होते थे। तो इफ यू हैव डिसाइडेड कि यार ये मैंने इस लड़के को आई हैव टू आई एम नॉट गोइंग टू लेट हिम प्रोसीड विद द लेक्चर, क्योंकि उसमें वो आपको प्रेजेंटेशंस भी होती हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है सर। तो आप शुरू में ही उसको जो है ना सर इंट्रोडक्शन में ही इंट्रोडक्शन पार्ट में ही 2-4 ऐसे सवाल डाल देते हैं कि वो अपना मोमेंटम बिल्ड कर ही नहीं सकता सर। उसके लिए जाहिर है फिर ऑडियंस को भी तैयार होकर आना पड़ता है सर। तो ये आप बात ठीक कर रहे हैं सर कि बहुत कम ऐसा होता है कि अगर आपको सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बहुत अबूर भी हासिल हो, बट जब आपको सुनने वाली ऑडियंस जो है वो इस तरह आपको फंसा दे कि जी आपको शुरू में 2-4 ऐसे सवाल डाल दें जिसकी वजह से आप अपना वो बिल्ड ही ना कर सके मोमेंटम, राइट। तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उस सूरत में मोमेंटम को दोबारा बिल्ड करना एंड यू नो रीगेनिंग दैट कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से आप गए होते हैं वो लेक्चर देने के लिए या डिलीवर करने के लिए। ओके। मुझे एक क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन से हूँ, मैं अपने प्रोफेशंस के ऊपर अगर बात करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मेरे प्रोफेशन में जो बड़े मतलब लोग प्रोफेसर बन जाते हैं, 15-10 साल 15 साल एक्सपीरियंस होता है। अब वो जब लेक्चर दे रहे होते हैं और दरमियान में कोई स्टूडेंट कहते हैं सर आई हैव क्वेश्चन, तो कहते हैं 1 मिनट में अपनी बात करूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, इतना मतलब नॉलेज होने के बावजूद वो दरमियान में किसी को बोलने नहीं देते। वो कहते हैं, और कभी कभी कहते हैं यार आपने मेरा मोमेंटम तोड़ दिया। स्टूडेंट को कहते हैं आपने मेरा मोमेंटम तोड़ दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि वो इंस्ट्रक्टर ही क्या जिसका मोमेंटम टूटे।
इट्स मीन कि उसकी ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट में कोई ना कोई कमी रह गई है। इसी तरह जी कुमार, ओके कहना था लेकिन इसी तरह आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखें या एंकर को देखें या कुछ भी है, आप उनको देखें। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही, ओके सॉरी। तो जी सर, आपकी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। लेस देन 1 मिनट रह गया तो हम नेक्स्ट ओके मीटिंग ओके से ओके ज्वाइन करते नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक देयर इज सम इशू। हेलो बेटा। I think why this is not going to end.